नमस्कार, आप सबका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम कक्षा 9 विज्ञान का जो 9वां पार्ट है बल और गति के नियम, उसके पार्ट के बीच-बीच के प्रश्न है वो देखेंगे। वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लग गया है और ये पार्ट बहुत बड़ा है इसलिए 2 पार्ट में करेंगे, ठीक है? मेरा गला अभी भी सही नहीं है, ठीक है ना? अभी इस पार्ट के पीछे के प्रश्न है शायद 18 है और 18 होंगे शायद 18-19 प्रश्न है, काफ़ी बड़े-बड़े हैं। इसमें लूँगा तो मेरा गला फिर से दर्द करने लगेगा, ठीक है? इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रहा वरना अभी 9th क्लास का मैं पूरी बुक करा देता, ठीक है? मुझे मेहनत करने में मैं पीछे नहीं हटता। तो गला सही नहीं है इसलिए मैं इसका बना रहा हूँ। आई होप कि आपको ये पसंद आएगा। आप पहले की तरह इसको भी उतना ही प्यार देंगे जितना पहले वीडियो को दिया, ठीक है? तो इसका अगर और इसके अलावा किसी भाई ने कम्युनिटी पोस्ट में कहा था कि गुरुत्वाकर्षण पाठ के प्रश्न उत्तर, तो ये वीडियो आएगा। इसके बाद पाठ के पीछे के प्रश्न आएंगे, पार्ट 9 के विज्ञान के। उसके बाद 10वां पार्ट गुरुत्वाकर्षण आ जाएगा, ठीक है? तो जैसे ही तबीयत सही होगी मैं बहुत जल्दी-जल्दी अपलोड करूँगा वरना थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है? तो वीडियो बिना गवाए पाठ स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम गवाए, ठीक है? तो पहला प्रश्न है कि निम्न में से किसका जड़त्व अधिक है? एक रबर की गेंद और उसी आकार का पत्थर, बी दे रखा है एक साइकिल, एम एक रेलगाड़ी, तीसरा दे रखा है सी 5 रुपए का सिक्का और 1 रुपए का सिक्का। तो ठीक है, तो एक रबर की गेंद और उसी आकार का पत्थर, तो जड़त्व किसका ज्यादा होगा? जड़त्व होगा उसी आकार का पत्थर। एक साइकिल और रेलगाड़ी में रेलगाड़ी का, और तीसरा में होगा 5 रुपए का सिक्का, ठीक है? क्योंकि किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व का माप है। जितना अधिक द्रव्यमान होगा जड़त्व का मान ज्यादा होगा, यानी द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा उतना ही उसका जड़त्व होगा वस्तु का, ठीक है? इसलिए इनमें क्या जो जितना भारी है इनके अंदर, ठीक है ना, तो वो वैसे द्रव्यमान और भार अलग अलग होते हैं लेकिन ऐसे मान लेते हैं कि जिसका द्रव्यमान ज्यादा है, ठीक है ना, द्रव्यमान जितना ज्यादा है वो द्रव्यमान और भार में अंतर भी हम बाद में करेंगे, ठीक है? तो जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा जड़त्व ज्यादा होगा, ठीक है? आपको ये बात ध्यान रखनी है। दूसरा प्रश्न, नीचे दिए गए उदाहरण में गेंद का वेग कितनी बार बदलता है जानने का प्रयास करें। फुटबॉल का एक खिलाड़ी गेंद पर किक लगाकर गेंद को अपनी टीम के दूसरे खिलाड़ी के पास पहुंचाता है। दूसरा खिलाड़ी उस गेंद को किक लगाकर गोल की ओर पहुंचाने का प्रयास करता है। विपक्षी टीम का गोलकीपर गेंद को पकड़ता है, अपनी टीम के खिलाड़ी की ओर किक लगाता है। इसके साथ ही उस कार्य की पहचान करें जो प्रत्येक अवस्था में बल प्रदान करता है। तो ये सारणी है, इसके अंदर देख लेंगे कि वह कारक जो प्रत्येक अवस्था में बल प्रदान करता है। पहले खिलाड़ी द्वारा लगाया गया किक, गेंद के वेग में बदलाव या परिवर्तन, वेग 0 या मूल अवस्था ओ से बदलकर यू तक हो जाता है। दूसरे खिलाड़ी द्वारा गोल तक ले जाने पर वेग में पुनः परिवर्तन होता है, ठीक है? इसके अलावा गेंद को विपक्षी गोलकीपर द्वारा पकड़ना, अपनी ओर खींचना, तो यहाँ पर यू 0 हो जाता है। और विराम गेंद को पुनः गोलकीपर द्वारा किक मारना, तो पुनः वेग में परिवर्तन, शून्य से कुछ प्रारंभिक वेग u1 हो जाता है। और अतः गेंद का वेग 4 बार बदलता है तथा वस्तु को गति प्रदान करने या गति में परिवर्तन लाने के लिए खींचना, धकेलना, ठोकर लगाना पड़ता है, ठीक है? इस तरह गति में परिवर्तन होता है। तीसरा प्रश्न है, किसी पेड़ की शाखों को तीव्रता से हिलाने पर कुछ पत्तियां झड़ जाती है, इसका कारण बताइए, क्यों? तो जब पेड़ की शाखा को तीव्रता से हिलाया जाता है तो शाखाएं गति में आ जाती है, परंतु पत्तियां विरामावस्था में ही रहती है। विराम जड़त्व के कारण पत्तियां अपनी इसी अवस्था में रहना चाहती है, अर्थात पत्तियां अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है जिसके कारण जड़ जाती है। यानी शाखा हिलती है, पत्ती कहती है भाई मैं तो नहीं हिलूंगी, यही रहूंगी, जड़त्व के कारण वो विरोध करती है। और द्रव्यमान किसका ज्यादा होता है? शाखाओं का ज्यादा होता है, पत्तियों का कम होता है, इसलिए क्या इनका जड़त्व है उतना मायने नहीं रखता और ये झड़ के नीचे गिर जाती है फिर, ठीक है? जड़त्व कम होता है, चलेगी किसकी? शाखाओं की चलेगी, ठीक है? अगर पत्तियां भारी होती है शाखाओं से तो फिर ये नहीं गिरती, ठीक है? इसलिए चौथा प्रश्न है, जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं और जब विराम अवस्था में गतिशील होती है तो पीछे की ओर झुक जाते हैं, पीछे की ओर आ जाते हैं, ऐसा क्यों? यानी कोई गतिशील बस है एंड चलती हुई बस रुक गई तो हम क्या है कि जैसे रुकती है तो हम आगे की ओर धक्का लगता है, और जब खड़ी है बस और चलती है तो पीछे की ओर धक्का लगता है, ऐसा क्यों? ये बताना है। तो प्रथम स्थिति में जब गतिशील बस अचानक रुकती है तो इस स्थिति में हमारा शरीर भी क्या होता है? गतिशील होता है, थोड़े थोड़े हिलते रहते हैं। हमारा शरीर का निचला हिस्सा जो बस के साथ साथ गतिशील है परंतु रुक जाता है, परंतु ऊपरी हिस्सा गति के जड़त्व के कारण अभी भी क्या है? गतिशील रहता है। यानी कि बस रुकी तो बस चल रही है तो हमारा पूरा शरीर हिल रहा है, नीचे पैर बस से जुड़े हैं वो भी हिल रहे हैं, ऊपर का शरीर भी हिल रहा है। लेकिन जब बस रुकती है तो नीचे के जो पैर है वो तो रुक जाते हैं लेकिन ऊपर का शरीर है वो क्या अभी भी है ना? गतिशील है। तो वो जड़त्व के कारण गतिशील अवस्था में रहना चाहता है, ठीक है? वो रुकने का थोड़ा विरोध करता है, इसलिए क्या हम आगे की ओर झुक जाते हैं। अब दूसरा देखते हैं, दूसरी स्थिति में जब ठहरी हुई बस में बैठे हैं अचानक चल पड़े तो हमारे शरीर का निचला भाग बस की सतह के संपर्क आने के कारण क्या है? गतिशील हो जाता है ना। अब की बार क्या है? पैर गतिशील हो जाएंगे, जब ऊपर का हिस्सा जो सिर वगैरह है, हाथ हाथ है, वो क्या है? गति का विरोध करते हैं, परंतु शरीर का ऊपरी भाग जड़त्व के कारण
विरामावस्था में रहने की चेष्टा करता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या है, पीछे की ओर गति, आगे की ओर बस आगे जा रही है, ठीक है, इसलिए कि हम पीछे की ओर जाते हैं। 5वां प्रश्न है, यदि क्रिया सदैव प्रतिक्रिया के बराबर है तो स्पष्ट कीजिए घोड़ा गाड़ी को कैसे खींच पाता है। तो न्यूटन के गति के तीसरे नियम अनुसार क्रिया और प्रतिक्रिया बराबर है तब विपरीत दिशा में लगते हैं, परंतु दो भिन्न वस्तुओं पर यहाँ घोड़ा आगे की ओर आगे की है और झुककर कोण पर अपने पांवों से जमीन को दबाता है तथा जमीन घोड़े के क्षैतिज घटक पर प्रतिक्रियात्मक बल लगाता है, तो दो भागों में बंट जाता है। बल का ऊर्ध्वाधर घटक घोड़े को संतुलन देता है, जबकि क्षैतिज घटक गाड़ी को आगे की ओर गति देता है। यदि घर्षण बल पहिए और सड़क के बीच का मान क्षैतिज घटक से कम आता है तो गाड़ी आगे बढ़ जाती है। तो यह था इसका उत्तर, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। छठा प्रश्न है, एक अग्निशमन कर्मचारी को तीव्र गति से बहुतायत मात्रा में पानी फेंकने वाली रबड़ की नली को पकड़ने में कठिनाई क्यों होती है, स्पष्ट कीजिए। तो क्रिया और प्रतिक्रिया सदैव समान और विपरीत दिशा में होती है। पानी की धारा तीव्र वेग से आगे निकलती है तथा पीछे की ओर प्रतिक्रिया बल पाइप नली पर लगता है, जिसके कारण नली पीछे की ओर खिसकने लगती है और फिसलती है। यही कारण है कि अग्निशमन कर्मचारी को नली पकड़ने में कठिनाई होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है 7वां, एक 50 ग्राम द्रव्यमान की गोली 4 केजी द्रव्यमान की राइफल से 35 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से छोड़ी जाती है। राइफल के प्रारंभिक प्रक्षेपित वेग की गणना कीजिए। तो राइफल का द्रव्यमान कैपिटल एम दे रखा है 4 केजी, गोली का द्रव्यमान दे रखा है 50 ग्राम, केजी में बदलेंगे तो हो जाएगा 50/1000, 1 किलो में 1000 ग्राम होते तो 1000 का भाग लग जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 50/1000 केजी। और गोली का वेग दे रखा है 35 मीटर प्रति सेकंड। राइफल का रिकॉइल या प्रक्षेपित वेग हमें v निकालना है। तो संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है, राइफल का वेग बराबर गोली का वेग संवेग कर देंगे ना, एम वी राइफल का संवेग और गोली का संवेग एम वी बड़ा है ये कैपिटल और ये स्मॉल है, गोली स्मॉल है इसलिए एम वी से स्मॉल में यहाँ लिख देंगे। तो ये सारे मान पुट कर देंगे, बड़ा कैपिटल एम 4 केजी, बड़ा वी ज्ञात करना है, गोली का संवेग 50/1000 गुणा 35 मीटर प्रति सेकंड। तो इसको सोल्व कर लेंगे, 50 गुणा 35 बटा 1000 गुणा 4 मीटर प्रति सेकंड, तो यह जाएगा 0.4375 मीटर प्रति सेकंड। दशमलव के बाद आप है ना 3 अंकों तक ये वैल्यू लिखे तो भी बढ़िया है, ज़्यादा कोई 3 अंकों तक ठीक है, और 4 अंकों तक लिखे तो बढ़िया, लेकिन 2 अंकों तक नहीं, हमेशा दशमलव के बाद 3 अंकों तक वैल्यू लिखने की प्रयास करनी चाहिए, वो बढ़िया रहता है, ठीक है। तो राइफल का प्रक्षेपित वेग होगा 0.4375 मीटर प्रति सेकंड। एंड अगला और लास्ट प्रश्न है आज का कि 100 ग्राम और 200 ग्राम द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक ही रेखा के अनुदिश एक ही दिशा में क्रमशः 2 मीटर प्रति सेकंड और 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रही है। दोनों वस्तुएं टकरा जाती है। टक्कर के बाद प्रथम वस्तु का वेग तो 1.67 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है और दूसरी वस्तु का वेग ज्ञात करना है। दो द्रव्यमान दे रखा है, एक ही रेखा के अनुदिश दिशा में जा रही है और उनका वेग भी दे रखा है, ठीक है। और दोनों वस्तुएं टकरा जाती है, टकराने जाने के बाद पहले वेग अलग था, अब टकराने के बाद अलग है। एक वस्तु का दे रखा है, दूसरी का निकालना है। तो स्मॉल m1 दे रखा है 100 ग्राम, इसको केजी में बदल देंगे तो 0.1 केजी। m2 दे रखा है 200 ग्राम, ये हो जाएगा 0.2 केजी, ठीक है। u1 दे रखा है 2 मीटर प्रति सेकंड और u2 दे रखा है 1 मीटर प्रति सेकंड। टक्कर के बाद v1 होता है 1.67 मीटर प्रति सेकंड और v2 हमें वस्तु का टक्कर के बाद वेग है v2 हमें निकालना है। तो संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है, इस तरह लिख सकते हैं m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1, इसे न्यू भी लिखते हैं, कई बार न्यू लिखते हैं या वी लिखते हैं, ठीक है। तो टक्कर के बाद हो जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2, संवेग संरक्षण का नियम कहता है, ठीक है। तो ये मान रख लेंगे, m1 कैपिटल M दे रखा है 0.1 पहली वस्तु का, u1 दे रखा है 2, m2 0.2 और u2 1 और वापस m2 0.1, ठीक है। और v2 हमारे दे रखा है 1.67 और m1 दे रखा है 0.1, v1 दे रखा है 1.67, m2 दे रखा है 0.2 और v2 में निकालना है। फिर इनको गुणा कर देंगे 0.1 से 2 को तो 0.2 आ जाएगा और 0.2 को 1 से गुणा कर देंगे, ये भी 0.2 आ जाएगा। 0.1 को 1.67 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 0.167 और 0.2 प्लस v2 ये 0.2 गुणा v2 या प्लस v2 ये ऐसे रह जाएगा। फिर इसको 0.2 और 0.2 को जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 0.4 और ये 0.167 बराबर हो जाएगा 0.2 v2 और 0.4 में माइनस कर देंगे 0.167, ये माइनस में, ये ठीक है दोनों, तो ये माइनस में रखा है और ये 0.2 इधर था, इसको भाग में ले जाएंगे तो इसके बट्टा में 0.2 कर देंगे, तो ठीक है। तो लास्ट में हम क्या कर देंगे 0.4 माइनस पॉइंट या 0.167
इसके अंदर भाग लगा देंगे 0.0 पॉइंट या 0.2 का, इसका भाग लगा देंगे। तो ये सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरह आ जाएगा 0.233/2 और ये आ जाएगा 1.165 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो अतः टक्कर के बाद दूसरी वस्तु का वेग हो जाएगा 1.165 मीटर प्रति सेकेंड। इसी के साथ ही वीडियो कंप्लीट हुआ। थोड़ी तबीयत सही नहीं है इसलिए मैं बड़ा पूरा पार्ट नहीं करवा रहा हूँ, इसके लिए सॉरी। अगले पार्ट में पार्ट के पीछे का प्रश्न करा देंगे और जैसे जैसे तबीयत होगी सही मैं 9th के सारे वीडियो अपलोड कर दूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।